Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our another course which is biopharmaceutics and pharmacokinetics, and its course number is Pharm 612. And in this course, in the overall syllabus, we are going to start our topic from biopharmaceutical aspects in developing a dosage form, drug consideration, drug product consideration, patient consideration, manufacturing consideration, pharmacodynamic consideration, and pharmacokinetic consideration. So this topic we will discuss from the book which is Pharmaceutics, a Science and Manufacture of Medicine, 5th edition. The author is or the editor is Michael E. Alton, or simply it is also called Alton's Pharmaceutics. In this book, in this 5th edition, we are going to discuss chapter 18, which is Biopharmaceutical Principles of Drug Delivery, Introduction to Biopharmaceutics. Now first, what is biopharmaceutics? How we can define? Biopharmaceutics can be defined as the study of how the physicochemical properties of drugs, dosage forms, and route of administration affect the rate and extent of drug absorption. Let us discuss this definition. हम इस definition को discuss करते हैं कि जो biopharmaceutics की definition है इसको ऑल्टन ने कैसे define किया गया. वो ये कहता है कि ये है basically studies कि कोई भी ड्रग जब डेवलप की जाती है तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कुछ उसकी डोजेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, और किस रूट से वो एडमिनिस्टर की जा रही है, ओरली दी जा रही है, टॉपिकली दी जा रही है. ये तमाम के तमाम फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी के लिए, यानी ड्रग के रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का वो कहलाता है बायोअवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी मीन्स कि उस साइट पे जहाँ पे ड्रग की ज़रूरत है वहाँ पर कितनी ड्रग अवेलेबल है, तो हम उसको कहते हैं ड्रग जो है वो बायोअवेलेबल है. जितना रेट फास्ट होगा उतनी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, और जितना एक्सटेंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन उस साइट पर अवेलेबल हो जाएगी. अच्छा, अब कितनी तेज़ी से ड्रग वहाँ पे अवेलेबल होती है और कितनी ज़्यादा अवेलेबल होती है वो डिपेंड करेगी उस ड्रग की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डोजेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. तो ये है बेसिकली डेफिनेशन. द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग, इट्स डोजेज फॉर्म एंड द रूट बाय विच इट इज़ एडमिनिस्टर्ड गवर्न्स बाय हाउ मच ऑफ द ड्रग एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड एट व्हाट रेट. अब यही बात वो बात आगे चल के कह रहे हैं कि ये एक रिलेशनशिप है ड्रग की बिटवीन, कि ड्रग जो है वो किस डोजेज फॉर्म से हम दे रहे हैं, या किस डोजेज फॉर्म से दे रहे हैं में है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, और किस रूट से दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, इंट्रावेनस दे रहे हैं, या टॉपिकल दे रहे हैं. तो ये डिपेंड करेगी कि वो इन तमाम फैक्टर्स का ताल्लुक़ होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन से, और कितना ज़्यादा तेज़ी से, यानी विथ व्हाट रेट ड्रग इज़ एब्जॉर्ब. फॉर ए ड्रग टू बी इफेक्टिव ए सफिशेंट अमाउंट ऑफ इट नीड्स टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन. एक ड्रग जो है उसको इफेक्टिव होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका सफिशेंट अमाउंट उस जगह पहुँचे बॉडी में जिस जगह उसकी ज़रूरत है, यानी उसकी साइट ऑफ एक्शन पे, एंड स्टे देयर लॉन्ग इनफ टू बी एबल टू एक्सर्ट इट्स फार्माकोलॉजिक इफेक्ट, और फिर वहाँ पर वो इतनी देर तक रहे जितनी देर तक आपको फार्माकोलॉजिक इफेक्ट की ज़रूरत है. एंड दिस इज़ डिटरमिन्ड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द फॉर्म इन विच द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड, एंड द रेट एट विच इट इज़ डिलीवर्ड. और फिर ये आपको कैसे पता चलेगा कि ड्रग को कहाँ पे आप चाहिए. मिसाल के तौर पर अगर घुटने में दर्द है किसी पेशेंट के, ठीक है ना, नी में जो है वो नी जॉइंट में पेन है, घुटने में दर्द है. अब अगर हम एक तो ये कि टैबलेट दें, वो जाएगी ओरली, फिर स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होगी, डिज़ोल्व होगी, सॉलिबलाइज होगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, फिर वहाँ से ब्लड से घूमती हुई वो नी तक पहुंचेगी, और फिर वहाँ जाके डिज़ोल्व होके वहाँ पे जो लोकल टिश्यूज़ हैं वहाँ डिज़ोल्व होके फिर इफेक्ट दिखाएगी. एक तो ये तरीक़ाकार है. दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप टॉपिकल क्रीम लगा दें वहाँ पे नी के ऊपर,
तो वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी और शायद ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाए और उस जगह पे लोकली ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाए, तो रिलीफ भी जल्दी मिल जाएगा और ड्रग का इफ़ेक्ट भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वही, इसी वजह से उन्होंने कहा अभी यहाँ पे सेम बात की जा रही है कि जो ड्रग का जो फार्माकोलॉजिक इफेक्ट है वो और कितनी देर के लिए चाहिए, ये डिटरमिन किया जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसको किस फॉर्म में दिया जा रहा है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लोकली यानी टॉपिकली नी के ऊपर लगाई बाहर से क्रीम, ड्रग कौन सी दी, क्रीम फॉर्म में या ऑइंटमेंट फॉर्म में, और रेट एट विच इट इज़ डिलीवर्ड कि वो कितनी तेज़ी से वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। नाउ बैकग्राउंड, apart from the intravenous route where a drug is introduced directly into the bloodstream, all other routes of administration where the site of action is remote from the site of administration involve the absorption of a drug into the blood। देखिए ये तो ऑब्वियस है कि इंट्रावेनस रूट के को छोड़ के बाकी तमाम में ड्रग को एक सर्टेन बैरियर से गुजरना पड़ता है। यानी इंट्रावेनस में तो हम क्या कर रहे हैं कि ड्रग को डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं वेन में यानी ब्लड में, और उसको जो है वो यानी 100% ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन इसके अलावा जिस रूट से भी दे रहे हैं, टॉपिकली दे रहे हैं, इनहेलेशन से दे रहे हैं, इंट्रानेजल दे रहे हैं, या ईयर दे रहे हैं, या टॉपिकल दे रहे हैं, या ओरली दे रहे हैं, ड्रग को जो होगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब करना होगा। यानी जैसे अगर जीआईटी से दे रहे हैं तो वो स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। टॉपिकली दे रहे हैं तो स्किन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। इनहेलेशन से दे रहे हैं तो फिर वो लंग की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। तो इसी वजह से इन तमाम रूट्स में ये होगा कि ड्रग को ब्लड में आने के लिए और फिर अपनी साइट ऑफ एक्शन में तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वंस द ड्रग रीचेज द ब्लड, इट पार्टीशन बिटवीन द प्लाज्मा एंड द रेड ब्लड सेल्स, द इरेथ्रोसाइट्स। उसके बाद ड्रग जब ब्लड में आ जाती है तो वो कुछ प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है, कुछ रेड ब्लड सेल्स में, इरेथ्रोसाइट्स में। ड्रग डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, पार्टीशन बिटवीन प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्बुमिन एंड द प्लाज्मा वाटर। और फिर उसके बाद जो है ड्रग जो होगी वो प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा वाटर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसको हम पार्टीशन कहते हैं। यानी पार्टली जो होगी वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी या अटैच हो जाएगी, और कुछ प्लाज्मा वाटर में। It is the free or unbound drug in plasma water and not the drug bound to the protein that passes out the plasma through the capillary endothelium and to the tissue and hence the site of action। अच्छा, उसके बाद वो ड्रग जो कि प्लाज्मा में मौजूद है यानी वाटर में मौजूद है तो वो फ्री ड्रग होगी यानी अनबाउंड ड्रग। और ये ड्रग जो होगी जो कि अनबाउंड ड्रग, फ्री ड्रग जो होगी, ये ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम लेयर है उसको क्रॉस करके टिश्यू की में पेनिट्रेट कर जाएगी और टिश्यू में उस जगह पहुंच जाएगी जहां पर इसका साइट ऑफ एक्शन यानी इसका एक्शन हमें चाहिए। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए ड्रग को जो होगा वो ब्लड में आने के बाद भी एंडोथेलियम मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा और उसको उस साइट पर, उस टिश्यूज़ में पहुंचना पड़ेगा जहां पर उसकी साइट ऑफ एक्शन है। लेकिन वो ड्रग जो प्लाज्मा ब्लड में आने के बाद एल्बुमिन के साथ बाइंड होगी, वो जो है वो ब्लड में ही जब तक रहेगी जब तक कि वो अनबाइंड ना हो जाए। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम नॉर्मली एग्जिस्ट बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इट्स साइट ऑफ एक्शन। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। देखिए, ड्रग का ये होता है कि वंस द ड्रग इज़ इन द ब्लड, तो वो क्योंकि देखें ब्लड में आने के बाद जो ड्रग होगी वो सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर जाएगी। तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं और सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग जो होती है वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में चली जाती है, यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाती है। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि कुछ ड्रग ब्लड में डिज़ोल्व है, कुछ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में। तो ड्रग का बैलेंस किधर होगा, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा किधर होगी, ब्लड में या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में। तो ड्रग जो होगी वो ब्लड से सेल के अंदर जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि दोनों जगह इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, टिश्यूज़ या के अंदर है, टिश्यू फ्लूइड में है या सेल्यूलर फ्लूइड में, उतनी ही ब्लड में है। उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम।
फिर जैसे जैसे ड्रग जो होगी सेल के अंदर कंज्यूम होती जाएगी, मेटाबोलाइज होती जाएगी, तो और ड्रग जो होगी वो ब्लड से सेल के अंदर आती जाएगी ताकि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा जाए. दिस इज टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, द डिग्री ऑफ विच will depend largely on the physicochemical properties of a drug, in particular its lipophilicity. अच्छा, इसको हम ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं कि कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट है ब्लड में और कितनी टिश्यू में है. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसका ताल्लुक भी ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, कि वो कितना आसानी से जो है वो वाटर सॉल्युबल और कितनी आसानी से उसकी कितना लिपिड सॉल्युबल है और कितनी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चली जाती है. क्योंकि सेल के अंदर जाने के लिए उसको जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड लेयर होती है, तो उसके लिए उसकी लिपोफिलिसिटी भी ड्रग की होनी चाहिए. यही वजह है कि हम जितनी भी ड्रग हम देखते हैं या बनाते हैं, डेवलप करते हैं एज ए फार्मासिस्ट, तो हम जो ड्रग डेवलप करते हैं हम उस ड्रग को इस तरह से डेवलप करते हैं कि उसमें लिपोफिलिसिटी भी हो और हाइड्रोफिलिसिटी भी हो, कि यानी दोनों का बैलेंस हो, ना वो कम्प्लीटली लिपोफिलिक हो ना कि कम्प्लीटली हाइड्रोफिलिक हो. क्योंकि अगर वो कम्प्लीटली हाइड्रोफिलिक होगी तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन्स जो बॉडी में है, जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्रॉस नहीं कर सकेगी. और अगर हाईली लिपोफिलिक होगी तो सेल के अंदर ट्रैप हो जाएगी और फिर वो बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे नहीं पहुंच सकेगी जहां पर उसकी ज़रूरत है. As it is frequently difficult to access the drug at its site of action, its concentration in the plasma is often taken as a surrogate for the concentration at the site of action. अच्छा, अब ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम करें टिश्यू के अंदर. तो हम क्या करते हैं कि हाँ ब्लड सैंपल लेना हमारे लिए आसान होता है, टिश्यू सैंपल टिश्यू के अंदर या टिश्यू से फ्लूइड निकालना मुश्किल होता है. तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ब्लड जो है उसको ले लेते हैं और उसमें प्लाज्मा में, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं. और क्योंकि हमने ऊपर ये बात की कि एक इक्विलिब्रियम होता है ड्रग का की कंसंट्रेशन का सेल के बाहर यानी ब्लड में और सेल के अंदर यानी इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में, तो जो ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में आ रही होती है तो हम अज्यूम करते हैं कि वही कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी होगी. तो इसी वजह से हम उसको सरोगेट के तौर पर लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में है वही सेल के अंदर भी होगी. Even though the unbound drug in the plasma would give a better estimate of the concentration of a drug at its site of action, and this require much more complex and sensitive assay than a measurement of total concentration of a drug, that is sum of the bound and unbound drug within the blood plasma. अच्छा, अब उसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये ठीक है ड्रग की कंसंट्रेशन हमें प्लाज्मा में मिल जाती है, लेकिन हमें ये चेक करना होगा उसमें कि बाइंड कितनी है और अनबाइंड कितनी है, क्योंकि अनबाइंड ड्रग जो होगी वही ब्लड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगी सेल के अंदर. तो वो जो होगा, वो जो इक्विलिब्रियम होगा अनबाइंड का, वो मालूम करना ज़रूरी है. उसके लिए हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव ऐसे मेजरमेंट टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं. दस it is this total drug concentration within the plasma that is usually measured for clinical purposes and a calculation made to determine the free drug concentration. तो जो प्लाज्मा से हम चेक कर रहे होते हैं वो तो दरअसल टोटल ड्रग कंसंट्रेशन होती है, यानी जिसमें फ्री और बाइंड दोनों ड्रग कंसंट्रेशन होती हैं, और हम कैलकुलेशन के ज़रिए उसमें फ्री कंसंट्रेशन को अलग कर लेते हैं. क्योंकि आमतौर पर हमें ये पता होता है कि किसी भी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितने परसेंट है. तो सपोज दैट अगर उसकी 50% बाइंडिंग है तो जो टोटल कंसंट्रेशन आई है प्लाज्मा में उसमें से उसकी 50% क्वांटिटी जो होगी वो बाइंड होगी और 50% फ्री होगी. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज़ देयरफॉर ए क्रिटिकल पैरामीटर टू कंसिडर व्हेन इन्वेस्टिगेट द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल. लिहाजा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो उसको हम एक क्रिटिकल पैरामीटर लेते हैं जब भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि कोई भी ड्रग जो है वो कितनी फ्री कंसंट्रेशन में है, उसके मॉलिक्यूल और कितने बाइंड हैं और उसकी बेस पे क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा. अच्छा जनाब, द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा डिपेंड ऑन न्यूमरस फैक्टर. अब वो ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग जो ब्लड प्लाज्मा में होगी वो न्यूमरस फैक्टर पर डिपेंड करेगी. वो क्या है? These include the amount of administered dose that is absorbed and reaches the systemic circulation. पहली चीज़ ये है कि आपने कितना अमाउंट लिया था ड्रग का, कितनी डोज दी थी और उसकी कितने % एब्जॉर्ब हुई है. सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई,
80% एब्जॉर्ब हुई, 20% नहीं हो सकी, 50% एब्जॉर्ब हुई, 50% नहीं हो सकी, तो कितनी एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, एंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग बिटवीन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अदर टिश्यूज एंड फ्लूइड्स। और उसके बाद जब जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई तो वो डिस्ट्रीब्यूट बॉडी में किस तरीके से हुई, कि प्लाज्मा में कितनी है और मुख्तलिफ टिश्यूज़ और दूसरे जो फ्लूइड हैं उसमें कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, विच इज़ यूजुअली ए रैपिड एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी वो इक्विलिब्रियम के लिए ये कि रैपिड रिवर्सिबल प्रोसेस है कि ड्रग सेल के अंदर जाएगी, बाहर भी आ सकती है ब्लड में या प्लाज्मा में, वापस भी सेल के अंदर जा सकती है, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा एंड द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द बॉडी, और कितनी तेज़ी से ड्रग जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द ड्रग कैन आइदर बी एंजाइमेटिकली क्लेव्ड और बायोकेमिकली ट्रांसफॉर्म्ड, इन विच case it is said to have metabolized or be excreted unchanged। इसके अलावा ये कि ड्रग जो बॉडी में चली गई है वो एलिमिनेट तो होगी, लेकिन वो एलिमिनेट किस तरीके से होगी, क्या वो एंजाइमेटिकली या बायोकेमिकली मेटाबोलाइज होके उस तरीके से एलिमिनेट हो रही है, या अनचेंज एज ए पेरेंट फॉर्म, जिस फॉर्म में ड्रग दी थी उसी फॉर्म में एलिमिनेट होती है। द स्टडी एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ADME इज टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स। लिहाजा वो स्टडी जिसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग कितनी देर से एब्जॉर्ब हो रही है, यानी उसका देखें टाइम कोर्स की बात हो रही है कि रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है और रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, तो इसकी स्टडी जो होती है वो दरअसल फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाती है। इन कंट्रास्ट फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड physiologic effect of the drug on the body, or the relationship between the drug concentration at the site of action and the resulting effect। जबकि इसके बरक्स फार्माकोडायनेमिक्स वो कह रहे हैं क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स ये है कि स्टडी है बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिक इफेक्ट, ड्रग का बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, और उसका ड्रग ऑन द बॉडी क्या रिस्पॉन्स आएगा बॉडी पे, और कितनी कंसनट्रेशन पे कितना रिस्पॉन्स आएगा, यानी ज़्यादा डोज देंगे तो फिर और ज़्यादा कितना रिस्पॉन्स आएगा, कम डोज देंगे तो कितना रिस्पॉन्स उसका वीक हो जाएगा, तो ये जो है फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग आइदर मिमिक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस और इनहिबिट पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। ज़्यादातर ड्रग्स क्या करती हैं कि मिमिक करती हैं, यानी बढ़ाती हैं फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस को, या इनहिबिट करती हैं पैथोलॉजिकल प्रोसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्रग दे रहे हैं एंटीबायोटिक, तो वो क्या कर रही हैं, पैथोलॉजिकल प्रोसेस को इनहिबिट कर रही है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। अच्छा, मिमिक की अगर हम बात करें, हम दे रहे हैं कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं किसी पर्पस के लिए, यानी जैसे फॉर एग्जांपल प्रोकाइनेटिक ड्रग दे रहे हैं उन पेशेंट्स को जिनको वोमिटिंग हो रही है, ताकि कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट बढ़ाएगी ताकि प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग स्टॉप हो। मोर सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज व्हाट बॉडी डज द ड्रग, while in contrast pharmacodynamics may be defined as what the drug does to the body। अच्छा, इसको सिंपल वे में ये भी एक डेफिनेशन है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की, कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग का क्या हासिल कर रही है, क्या उस पर इफेक्ट डाल रही है। जबकि इसके बरक्स फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है। Pharmacokinetics can be used in clinical setting to enhance the safe and effective therapeutic management of individual patient and is termed clinical pharmacokinetics। ठीक है, वो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है जो कि प्रैक्टिकल यानी क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ होती है, और किस मकसद के लिए यूज़ होती है, एनहेंस द सेफ एंड इफेक्टिव थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, कि ड्रग की जो है वो उसको सेफली यूज़ किया जाए और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए, जिससे थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आए इंडिविजुअल पेशेंट में, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट बाज़ दफ़ा ये फार्माकोकाइनेटिक वेरी कर रही होती है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट फिजियोलॉजी जो पेशेंट की जो होती है या बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत वेरी करती है, तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, इंक्रीजिंगली फार्माकोडायनेमिक मार्कर्स आर यूज टू असेस द सक्सेस ऑफ थेरेपी, और फार्माकोडायनेमिक मैटर्स को भी हम देखते हैं जो कि क्या असेस कर रहे होते हैं कि सक्सेस ऑफ थेरेपी कैसी जा रही है।
अच्छा, अगर हम फिगर की बात करें, फिगर 18.1, तो इसमें इलस्ट्रेट सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड प्लाज्मा एंड ऑल्सो इट्स साइट ऑफ एक्शन। कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन को इन ब्लड एंड प्लाज्मा। बायोफार्मास्यूटिक्स इज कंसर्न विद द फर्स्ट स्टेज, getting the drug from its site of administration into the blood stream और systemic circulation। जबकि बायोफार्मास्यूटिक्स किससे कंसर्न है? फर्स्ट स्टेज से, कि क्या करना है उसमें, गेटिंग द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम और सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि ड्रग को लेकर जाना है अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब अगर हम इस ड्रग को इस डायग्राम को देखते हैं, फिगर 18.1, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ड्रग एट इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक्स्ट्रा वैस्कुलर कहलाएगी, फिर उसको एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और फिर ब्लड प्लाज्मा में ड्रग, बाउंड ड्रग एंड अनबाउंड यानी फ्री ड्रग होगी, ठीक है, और ये आपस में रिवर्सिबल कंसेशन होगी। इंट्रावेनस इंजेक्शन का हमें पता है कि डायरेक्ट ब्लड में ड्रग आ जाती है। उसके बाद क्या होगा ड्रग का? ड्रग डिस्ट्रीब्यूट, देन ड्रग एट साइट ऑफ एक्शन और फिर क्लिनिकल इफेक्ट यानी थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा। इसके साथ ही क्योंकि ड्रग मेटाबोलाइज भी हो रही होती है, तो मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट भी हो रही होती है, या तो ड्रग एलिमिनेट होगी अनचेंज फॉर्म में यानी विदाउट मेटाबॉलिज्म इन द पेरेंट फॉर्म, या मेटाबॉलिज्म होगा और उसके मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ड्रग्स इन टिश्यूज़ इंक्लूडिंग ब्लड सेल्स एंड अदर फ्लूइड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिम्फ भी हो सकता है, इंटेस्टिनल फ्लूइड्स भी हो सकते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हो सकते हैं और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी हो सकते हैं जहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नाउ तो ये जो है पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। अगर हम बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो इफ़ द ड्रग इज़ गिवन इंट्रावेनसली इट इज़ एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड देयरफॉर वी कैन बी श्योर दैट ऑल द ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑब्वियसली कि जब हम इंट्रावेनस ड्रग दे रहे होते हैं तो सारी की सारी ड्रग जो होती है वो ब्लड में एंटर हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई है। द ड्रग इज़ देयरफॉर सेट टू बी 100% बायोअवेलेबल। हम इसको 100% बायोअवेलेबिलिटी या 100% बायोअवेलेबल ड्रग भी कह रहे होते हैं। हाउएवर इफ द ड्रग इज गिवन बाय अनदर रूट देयर इज नो गारंटी दैट द होल डोज विल रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंटैक्ट। ठीक है, जैसे ओरल दे रहे हैं तो फिर उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इनहेलेशन दे रहे हैं तब भी ऐसा ही है, लंग मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। टॉपिकल दे रहे हैं स्किन मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि 100% ड्रग जो हो वो सही फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए, क्योंकि जिस मेम्ब्रेन से वो गुजर रही होगी उसमें भी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम हो सकते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, तो इंटैक्ट फॉर्म में वो 100% नहीं पहुंच सकेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ड्रग जो हो वो कि मॉलिक्यूल कुछ जो है वो क्रॉस ही ना कर पाएँ, मेटाबोलाइज नहीं हो लेकिन क्रॉस ना कर पाएँ, जिसकी वजह से वो 100% एब्जॉर्ब नहीं हो रही। लिहाजा द अमाउंट ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज of that drug that does reach the systemic circulation in the unchanged form is known as bioavailable dose। लिहाजा अमाउंट ऑफ ए ड्रग, वो ड्रग जो एडमिनिस्टर की गई है और जो डोज दी गई है जो रीच कर जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन अनचेंज फॉर्म, वो कहलाएगी बायो अवेलेबल डोज, यानी जितनी डोज पहुंच रही है। द परसेंट ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग that reaches the systemic circulation intact is known as bioavailability। लिहाजा जो परसेंटेज ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज जो किसी भी ड्रग की जो रीच कर रही है यानी पहुंच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटैक्ट फॉर्म में यानी विदाउट मेटाबोलाइज फॉर्म में, विदाउट अनचेंज, विदाउट यानी विद अनचेंज फॉर्म में, तो वो जो ड्रग होगी दरअसल जो पहुंची होगी वो परसेंटेज जो पहुंची होगी वो बायोअवेलेबिलिटी उस ड्रग की कहलाएगी। Bioavailability is defined in the FDA's regulation as the rate and extent to which the active ingredient or active moiety is absorbed from a drug product and becomes available at the site of action। ये FDA की definition है and very valid definition कि रेट कितनी तेज़ी से यानी कितनी देर में और कितने फास्ट रेट से और कितना ज़्यादा एक्सटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव मोइटी एब्जॉर्ब हो जाए ड्रग की
और वो अवेलेबल हो जाए साइट ऑफ एक्शन पे, तो वो ड्रग जो होगी दरअसल बायो अवेलेबल होगी या बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर्स द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए अनचेंज ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इन्वॉल्विंग ए नॉन intravenous, oral, rectal, transdermal, sublingual, intramuscular, subcutaneous with the bioavailability of same drug following intravenous administration। यानी ये एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे कि एक तो देखें, हाँ आपने एक ड्रग ली और उसको आईवी दे दिया, यानी आईवी दिया, इंट्रावेनस दिया, तो आपको पता है कि 100% ड्रग बायोअवेलेबल है, ठीक है। फिर वही ड्रग उतनी ही मिकदार में इनमें से किसी रूट से दी, ओरल, रेक्टल, ट्रांसडर्मल, सबलिंगुअल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, और फिर देखा कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी पहुंची है, तो फिर उसको इंट्रावेनस से कंपेयर कर लिया, तो क्या उतनी पहुंची, तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी उसकी भी 100% है। लेकिन जितना कम पहुंचेगी फिर उसकी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी इंट्रावेनस से उतने % कम होती चली जाएगी। तो ये एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या है कि ये जो रूट हैं जो कि नॉन इंट्रावेनस हैं, इनसे जो बायोअवेलेबिलिटी की कंसंट्रेशन आ रही है वो डिवाइडेड बाय उसी ड्रग की इंट्रावेनस से जो कंसंट्रेशन आ रही है, दोनों का जो रेशो होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। द बायोअवेलेबिलिटी exhibited by a drug is thus by very important in determining whether a therapeutically effective concentration will be achieved at its site of action। अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ड्रग के लिए क्योंकि यही ये बताएगी कि ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड में, कितना अवेलेबल हुई, और वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट दे रही है साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है बॉडी में, वहाँ पे पहुंच के वो इफ़ेक्ट दे रही है या नहीं दे रही है। In defining bioavailability in these terms, it is assumed that the administered drug is therapeutically active form। The bioavailability के लिए ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो ये जो ड्रग दी जा रही है वो therapeutically effective होनी चाहिए। This definition would not be valid in the case of prodrugs whose therapeutic action normally depend on their being converted into therapeutically active form prior to on reaching the systemic सर्कुलेशन। ये डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि प्रो ड्रग पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि प्रो ड्रग में क्या होता है कि प्रो ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब पहले होती है और उसके बाद फिर ब्लड में आने के बाद, ब्लड में या लिवर से गुजरने के बाद एंजाइम्स के ज़रिए वो कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में, थेरेप्यूटिकली एक्टिव फॉर्म में, यानी प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और वो ड्रग जो पहुँचेगी सही फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो बायोअवेलेबल डोज कहलाएगी। It should also be noted that in the context of bioavailability, the term systemic circulation refers primarily the venous blood excluding the hepatic portal vein which carries blood from the gastrointestinal tract to the liver in the absorption phase and the arterial blood which carries the blood to the tissues। अब वो ये कह रहे हैं कि बायोअवेलेबिलिटी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, ड्रग जब एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो मेसेंट्रिक सर्कुलेशन में चली जाती है, यानी जो हेपेटिक पोर्टल वेन का सिस्टम है, यानी तो अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद जब उस वक्त हालांकि वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गई है लेकिन अभी भी बायोअवेलेबल नहीं कहलाएगी। वो बायोअवेलेबल कब कहलाएगी, जब वो लिवर से गुजर के आगे जाएगी, यानी लिवर को क्रॉस कर लेगी आफ्टर ओरल एब्जॉर्प्शन, जब वो लिवर को क्रॉस कर लेगी, अब वो जब ब्लड में पहुंची है जिस फॉर्म में एक्टिव है या मेटाबोलाइज हो गई है, तो वो फॉर्म जो होगी दरअसल बायोअवेलेबल फॉर्म कहलाएगी। जब तक वो लिवर से नहीं गुजरी है, हेपेटिक पोर्टल वेन में है, जब तक वो बायोअवेलेबल ड्रग नहीं कहलाएगी। देयरफॉर फॉर ए ड्रग विच इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली to be 100% bioavailable, the entire dose must move from the dosage form to the systemic circulation। लिहाजा ओरल ड्रग अगर हम उसको कहें कि वो 100% बायोअवेलेबल है, तो वो जब ही होगी जब उसकी 100% डोज एब्जॉर्ब होने के बाद और लिवर से गुजरने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। सो द ड्रग मस्ट देयरफॉर बी कम्प्लीटली रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, यानी जो भी डोजेज फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, उससे रिलीज़ हो।
बी फुली डिजॉल्व इन GI फ्लूइड, फुली डिजॉल्व भी सॉल्युबलाइज हो जाए, बी स्टेबल इन सोल्यूशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी स्टमक में या इंटेस्टाइन में वो डिग्रेड ना हो, पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर इनटू द मेसेंटेरिक सर्कुलेशन विदाउट बीइंग मेटाबोलाइज्ड, जो भी GI बैरियर है और मेम्ब्रेन्स हैं उसको क्रॉस करे और बगैर मेटाबॉलिज्म के, एंड पास थ्रू द लिवर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज, और उसके बाद फिर मेसेंटेरिक सर्कुलेशन से जब वो लिवर से गुजरे तो उस वक्त भी वो वहाँ से आसानी से गुजर जाए बगैर किसी मेटाबॉलिज्म के। तो वो अगर ये तमाम प्रोसेस करती है तो फिर वो ओरली भी 100% बायोअवेलेबल होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंट्रावेनस से 100% बायोअवेलेबिलिटी आती है। Anything which adversely affect either the release of a drug from the dosage form, its dissolution into the gastrointestinal fluid, its permeation through and stability in gastrointestinal barrier, or its stability into the hepatic portal circulation will influence the bioavailability exhibited by the drug from the dosage form in which it was administered. तो वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी ड्रग पर अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आया कि ड्रग रिलीज़ नहीं हुई पूरी तरह से अपनी डोजेज फॉर्म से, टैबलेट से, अगर रिलीज़ हो गई लेकिन डिज़ोल्व नहीं हुई GI फ्लूइड में, या मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकी परमिएशन में, और अगर कर लिया वहाँ स्टेबलाइज नहीं रही बल्कि जो मेम्ब्रेन में जो एंजाइम थे उन्होंने मेटाबोलाइज कर दिया, या हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से गुजरते हुए जब वो लिवर से गुजरी तो वहाँ पे मेटाबोलाइज हो गई, तो इसमें से किसी भी सिचुएशन पे अगर वो मेटाबोलाइज हो गई या डिग्रेड हो गई या एब्जॉर्ब नहीं हो सकी तो वो ये कहलाएगी कि उसकी इन वजूहात की बिना पे उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो सकती है। तो ये है कॉन्सेप्ट बायोअवेलेबिलिटी का किसी भी ड्रग की डेवलपमेंट में। तो आज का ये पहला लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सून वी विल कम बैक विद अनदर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।